आज के इस आयोजन में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय विशिष्ट अतिथि जी श्री राजकुमार जी कसवा साहब, ओएसडी राजस्थान ट्रांसपोर्ट लिमिटेड जयपुर। आपने अमूल्य वक्त इस संस्थान, इस परिवार के लिए निकाला है। पहले तो एक बार जोरदार तालियों से कसवा जी का अभिनंदन करें कि आपने अमूल्य वक्त निकाला और किसी बिजी शेड्यूल की वजह से आपको तो जाना पड़ेगा, इसलिए हम सब चाहेंगे कि आदरणीय राजकुमार जी कसवा साहब मोटिवेशन के रूप में, उद्बोधन के रूप में और आशीर्वाद के रूप में इन बच्चों को 2 शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें कसवा जी का। मैं आदरणीय राजकुमार जी से निवेदन करूंगा कि आप इन बच्चों को मोटिवेशन के रूप में और उद्बोधन के रूप में 2 शब्द कहें। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन। मंचासीन श्री केएल बेरवा साहब और साथी अधिकारी भाई विजय जी और सभी अधिकारियों का, सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। और स्टेज के आगे बैठे इस देहात नवयुवकों नवयुवतियों के लिए एक लाइन है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में जब इतना अच्छा म्यूजिक और डांस चल रहा हो तो उसके बीच में मोटिवेशन सुनना कुछ वैसा ही लगता है जैसे कि जीवन के अंदर ज़्यादा नीम गिलोय का काढ़ा पीना। मगर ये भी ज़रूरी है कि शरीर को स्वस्थ रखना है तो नीम गिलोय का काढ़ा पीना भी ज़रूरी है। और रही बात मोटिवेशन की, तो वो तो अंदर से होता है। आप किसी किताब की दुकान पे जाओगे, स्ट्रेट मॉडर्न से लेके वर्तमान खूब अच्छे राइटरों की अच्छी किताबें मिलेगी। आपके गुरुजन जो आपको डेली पढ़ाते हैं, जिनके लिए आपने इतना चीयरअप किया, उनके आशीर्वाद में ही अपने आप एक मोटिवेशन होता है। और डेली आपको अच्छी तरह पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए और आपको सफल होने के लिए आशीर्वाद भी देते हैं, मोटिवेशन भी देते हैं। मगर हर चीज़ का अपना अपना महत्व है। मोटिवेशन में मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों को देख के मेरे को 20 साल पुराना मेरा खुद का टाइम याद आ गया, जब मैंने एज ए लैब टेक्नीशियन संविदा पे ज़्यादा ज्वाइन किया था, मात्र 3000 रुपये पे राजस्थान सरकार को। उसके बाद ये 5वीं नौकरी है, ग्राम सेवक का प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर और आरएस। तो अगर मोटिवेशन आपके अंदर है और आपको अपने जीवन में आपने सोच रखा है कि मुझे कुछ बनना है, तो मोटिवेशन काम आएगा। और यदि आपने कुछ सोच ही नहीं रखा है, आपने कतई ये मान ही रखा है कि कोई नहीं, बापूजी ने पैसे दे रखे हैं 2 साल जयपुर में ऐश तोड़नी है, तो कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी ज़्यादा मेहनत करके, अपना खून पसीना करके, अपने कहीं ना कहीं से उधार लेके आपको यहाँ भेजा है। क्योंकि आप में से सबको देख के मेरे को कहीं भी नहीं लगता कि आप में से 5 या 10% यहाँ के लोकल है। सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जिनके पेरेंट्स या तो खेती करते हैं या गांव में एक छोटी सी दुकान है या ट्रैक्टर चलाते हैं। तो निश्चित रूप से क्या है कि हम हमारी मेहनत के साथ साथ जिन चीज़ों से सफल होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है अपने माँ बाप का आशीर्वाद। मैंने मेरी ज़िंदगी में अगर मेरी सफलता का श्रेय किस चीज़ को देता हूँ, तो उसमें एक ही चीज़ को देता हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी तरह अच्छी स्कूल में पढ़ाया, उनका आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहा और उनके सपनों को सच करने के लिए ही मैंने मेहनत की, जब यहाँ तक पहुँच पाया। मगर इससे जो मेरे को हासिल हुआ उसका सुख तो मैं ही भोग रहा हूँ ना। उन्होंने तो अपने लिए त्याग करना था, जो मेहनत करनी थी वो कर ली, उससे जो मिला वो तो मेरे को हासिल हुआ। तो निश्चित रूप से हम सभी के सपने होते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सपने नहीं देखता हो। उन सपनों के रंग अलग अलग होते हैं और उम्र के साथ उन रंगों में परिवर्तन भी होता रहता है। कभी हमारे पास छोटा सपना होता है कि हमें एक मोटरसाइकिल खरीदनी है बस, फिर वो सपने बड़े होके जाते बड़ी गाड़ी में बदल जाते हैं। कभी हमारा सपना होता है कि सिर्फ एक बार नौकरी मिल जाए, चाहे कैसी मिल जाए, कहीं मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, सरकारी मिल जाए, प्राइवेट मिल जाए। कुछ का सपना होता है
कि उसे सिर्फ आईएएस बनना है। तो सपने देखने के लिए ईश्वर ने कहीं किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। बहुत उदाहरण है। और हम जब भी रिजल्ट आता है आईएएस का तो अखबारों में सक्सेस स्टोरी भरी होती है और उस बिल्कुल 100% सत्य होती है कि किसान का बेटा, मजदूर का बेटा दिन रात मेहनत करके आईएएस आईपीएस जैसे पोस्टों पर पहुंचा है। तो उन अधिकारियों को किसी ने रोका नहीं था सपना देखने से, आपको भी नहीं रोका किसी ने। तो सबसे पहला काम जो है वो है सपने देखना, और दूसरा काम है उन सपनों को सच करने के लिए मेहनत करना। मेहनत करने में भी भगवान ने कोई पक्षपात नहीं किया, बराबर 24 घंटे सबको दिए हैं। कि ये तो है नहीं कि रामलाल को ज़्यादा 18 घंटे दिए हैं और श्यामलाल को 24 घंटे दिए हैं। तो रामलाल कहते भाई मेरे को 6 घंटे कम दिए तो मेरी क्या गलती है? तो भगवान की कोई गलती नहीं है, 24 घंटे सबको बराबर दिए हैं। हम पे है कि हम उन घंटों को मिनट और सेकंड में डांटते हुए कैसे उपयोग करते हैं। तैयारी का चरण जब आप सालों में बांटते हो कि मुझे 2 साल कोचिंग करनी है, मुझे 2 साल इतना पढ़ना है, वो एक बड़ा रूप में है कि भाई आपको अनुमानित रूप से इतना पढ़ना पड़ेगा। साल 2 साल आपको पढ़ाई करनी होगी। सफलता रातों रात हथेली पे सरसों नहीं उगती, उसके लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। मगर वो साल महीनों में, महीने दिनों में और दिने घंटों में बंटा होता है। तो सफलता मोहताज होती है सबसे पहले कि कितने घंटे आप अपने शेड्यूल में से अपने किताबों को देते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी वे के अंदर सभी लोग आपको ये कहते होंगे, प्रतियोगिता दर्पण में सभी में लिखा आता है 8-10 घंटे बहुत है। 8-10 घंटे में तो एक बार का कोर्स का पढ़ाई नहीं होता। रिवीजन कब करोगे? रिवीजन कर लोगे तो उसके टेस्ट सीरीज कब तैयार करोगे? टेस्ट सीरीज कर लोगे, दोबारा रिवीजन कब करोगे? कंपटीशन के अंदर बैठोगे कैसे? मुझे तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं है कि 6-7 घंटे सोने के अलावा 1-2 घंटे दूसरे कामों के अलावा जो आपके डेली है, पीछे 15-16 घंटे बच जाते हैं। तो जब आपके पास काम ही एक है, घर वालों ने आपको एक काम के लिए भेजा है, आपने एक काम, एक का सपना देखा है, तो फिर एक टाइम में एक काम ही कर लिया जाए तो 14 घंटे तो कम से कम पढ़ ही लेना चाहिए। बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे, मंच पे बैठे अतिथि भी सहमत नहीं होंगे हो सकता है इस बात से, मगर ये जो 8-10 घंटे वाली फिलॉसफी है ये केवल मात्र इसलिए बताई जाती है कि कोई बंदा डीमोटिवेट ना हो, उसे ये नहीं लगे कि मैं कम पढ़ रहा हूँ, मेरा क्या होगा। और जहाँ तक मेरा पर्सपेक्टिव है ये यूरोपियन साइकोलॉजी के पे डिपेंड है। आराम से 14 घंटे पढ़िए, क्योंकि आपको कोचिंग में आने से पहले पढ़ के आना होता है कि आज सर क्या पढ़ाएंगे, वरना क्रिकेट की बाउंसर और कोचिंग की क्लास कोई फ़र्क नहीं होता। आप बिना पढ़े आते हैं, सर पढ़ाते रहते हैं, आपके ऊपर से निकल जाता है। तो पहले आज की क्लास के लिए आप पढ़ के आएंगे। अगर आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे पास समय कम है वैसे भी, नहीं जो आगे बैठे इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। और दूसरी चीज़ कि आप क्लास में टाइम देंगे, जो पढ़ाया गया उसको घर जाके नोट्स बनाएंगे और पिछली 15 दिन, महीने भर, 2 महीने, 4 महीने जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन करेंगे। तो आप अपना टाइम टेबल बांट के देख लीजिए। तो ये आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे बिजनेस हो, चाहे जीवन हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेती हो। जो अपना जितना समय निवेश करेगा वो उतने अच्छा परिणाम हासिल करेगा। तो सबसे पहले समय को निवेश करना सीखिए। दूसरी चीज़ आती है कंसंट्रेशन। आप कितनी एकाग्रता से पढ़ते हैं। स्मार्टफोन अब आवश्यक हो गया है। आज से 5 साल, 2-3 साल पहले मैं ये कहा करता था कि मोबाइल बिल्कुल फालतू की चीज़ है, मगर अब चूँकि ऑनलाइन स्टडीज़ है, बहुत सारा मटेरियल्स है, गूगल है, ये सब चीज़ों के लिए स्मार्टफोन बहुत अनिवार्य है। आप वेट नहीं करना चाहिए कि भाई आपको किस क्वेश्चन के बारे में किससे पूछना है, किससे नहीं पूछना है, आप तुरंत उसका आंसर ढूंढ सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आप अपने ज़्यादा उस समय के अंदर क्लासेस अटेंड कर सकते हो जिस समय आपको सफ़र करना है या कुछ और काम करना है, या आप अपनी रेगुलर पढ़ाई से थोड़े बोर हो रहे हो।
तो निश्चित रूप से ऑनलाइन स्टडीज़ ने पढ़ाई के ओरा में आमूलचूल परिवर्तन किया और बढ़ोतरी की है। मगर इसी स्मार्टफोन में दो वायरस हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक। ये जो दुनिया है ना फेसबुक वाली, इसमें दो ही फार्मूले हैं। आपकी फ्रेंड लिस्ट कितनी लंबी है, 5000 की है, आपको 1000 लाइक आ जाएंगे। दूसरा, आप किस पोस्ट पे हैं। ठीक है, आज आप डेलू साहब आईपीएस हैं गुजरात के अंदर। जब डेलू साहब कोई पोस्ट डालते हैं तो नियर अबाउट 1500 करीब मैसेज, 4-5 हज़ार जाता सीन और 3-4 हज़ार लाइक्स आते हैं। उनमें से उन 5000 में से डेलू सर से ज़्यादा नियर अबाउट 200 या 300 को पर्सनली जानते हैं। सब उनके फॉलोअर हैं और निश्चित रूप से वो फॉलो करने लायक पर्सनैलिटी है। मगर आप में से कोई भी अपनी पोस्ट डाल के देख लीजिए, अगर आपको इतने व्यूज़ मिलते हैं तो आप में कोई कमी नहीं है, आप भी तो इंसान ही हैं। तो ये तो इस सोसाइटी का रूल है। अब इस रूल के लिए आपको वहीं पहुंचना पड़ेगा। तब तक ये जो वायरस है व्हाट्सएप फेसबुक आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी है। हमें भी सरकार को उसकी तनख्वाह के बदले काम देना होता है, समय देना पड़ता है। तो जिन जिन के फ़ोन में ये वायरस हैं, इन वायरस को निकाल दीजिए। जो आपके ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफार्म है, जो आपने नोट्स के लिए ज़्यादा कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, उसके अलावा किसी की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि ये आपकी एकाग्रता भंग करते हैं। चाहते नहीं चाहते हुए आपको आपका हाथ फ़ोन की तरफ चला जाता है। इंसान है। क्योंकि इसका उदाहरण मैं मेरे खुद से छोटा सा बता देता हूँ कि जब मैंने आरएस की तैयारी शुरू की तो मुझे टीवी देखने का बड़ा शौक है। तो मेरे रूम में टीवी, बेड, कुर्सी सब लगी हुई थी। तो मैं 5 मिनट के लिए टीवी चलाता कि भाई गाना देख लेते हैं फिर अब पढ़ेंगे। वो 5 मिनट हमेशा 35 मिनट में बदलते हैं। तो 15 दिन के बाद मेरे को समझ आ गया कि ये 35 मिनट थोड़े दिनों बाद जाते हैं, घंटे 2 घंटे में और बदलेंगे। तो मैंने ऑप्शन चेंज किया। लाइफ में हमेशा सेकंड प्लान होता है। मैंने उस रूम के ताला लगा के चाबी किचन के अंदर एक डब्बे के अंदर रख दी है और एक छोटा सा स्टोर रूम था, उसको खाली करके उसमें खाट डाल के, क्योंकि गांव के छोरों को क्या खाटे बैठने को दिक्कत नहीं होती थी, टेबल कुर्सी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, तो खाट पे बैठ के पढ़ा था। अब क्या है कि इतना कंट्रोल होता है मन पे कि आप किचन खोलेंगे, उसमें डब्बे में से चाबी निकालेंगे, फिर गेट खोलेंगे, फिर टीवी ऑन करेंगे, फिर रिमोट से ऑन करेंगे। इतने में कहीं ना कहीं मन आत्मा ये कह देता है कि यार यही करना है तो पढ़ाई बंद कर दें। तो जब आप खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं डायरेक्ट, तो आपको इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता के लिए कोई रहस्य भी नहीं है। काफ़ी बुक्स है बाज़ार में, सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस, सीक्रेट ऑफ फला फला, कुछ भी नहीं है। सफलता का एक ही रहस्य है, मेहनत मेहनत मेहनत। सफलता के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, समय समय समय। और सफलता की एक ही चाबी है, एकाग्रता एकाग्रता एकाग्रता। जिस व्यक्ति के पास ये 3 चीज़ें हैं, उसके सपनों को साकार होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कभी भगवान मजाक भी कर लेता है ना, वैसे कर लेता है, कोई बीमार पड़ जाता है एग्ज़ाम से पहले, किसी घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो वो उसके लिए एक कोमा लगा सकता है ईश्वर। फुल स्टॉप तो किसी की लाइफ में भगवान भी नहीं लगा पाया। क्योंकि जिसने ये ठान लिया, जिसने खुद को मान लिया और जिसने अपनी ज़ात मेहनत को जान लिया, उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। ये जो यहाँ सामने बैठे हैं, अगर इनमें से जिसने भी आज ये सपना देख लिया कि नहीं, पहली नौकरी हासिल करना तो मेरे लिए केवल मात्र एक कदम है, मेरा अंतिम पड़ाव तो आरएस और आईएएस ही है, तो मैं उस लड़के के लिए यहाँ से ये वादा करता हूँ कि माँ सरस्वती उस पर कृपा रहेगी और अगली भर्ती में निश्चित रूप से आरएस आईएएस बनेगा। कोई नहीं रोक सकता उसको। ये आप पर है और सिर्फ आप पर है। गुरुजन हमेशा आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, वो कभी भेदभाव नहीं करते। हाँ, कोई बच्चा अगर आगे बढ़ के उनसे अच्छी तरह से सीखना चाहता है, उसको अच्छा और सिखाएंगे, तो आप उनसे एडवांटेज ले सकते हैं, मगर भेदभाव नहीं करते, सबको बराबर पढ़ाते हैं। कौन एडवांटेज लेता है ये उस पर खुद पे निर्भर है। आपके माँ बाप आपसे कभी ज़्यादा चीटिंग नहीं करते। आप 2 साल मांग के आए, वो आपको 1 साल और एक्स्ट्रा देंगे, आप मांग के देखिए। मगर खुद के प्रति ईमानदार बनिए,
खुद की पढ़ाई के प्रति ईमानदार बनिए, अपने माँ बाप के प्रति ईमानदार बनिए। बाकी सब कुछ दूसरी बात अंतिम रिजल्ट पे छोड़ दीजिए। सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।